नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकसभा का चुनावी रण आधा पड़ाव पार कर चुका है। एनडीए 400 से ज्यादा सीटों के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रचंड प्रचार अभियान छेड़े हुए है, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन भी कमर कसकर मैदान में उतरा हुआ है। इन सबके बीच दोनों तेलुगु भाषी प्रदेशों आंध्र और तेलंगाना में 13 मई को चौथे चरण में मतदान होगा और इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जो फाइनल अंजाम के रुख को किसी भी तरफ मोड़ने का मादा रखती है। लिहाजा राष्ट्रीय नेताओं के साथ क्षेत्रीय दिग्गजों ने भी आम चुनाव के लिए जमीन पर पूरी ताकत झोंक दी है। और खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। प्रदेश की सत्ता पर कब्जे के लिए जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और इंडी गठबंधन में तगड़ी फाइट देखी जा रही है और इसी पर आज हमारी ये खास पेशकश है तेलुगु लैंड। चुनाव का आधा पड़ाव पार, बची सीटों पर टकराव। एनडीए का 400 प्लस टारगेट, विपक्ष ने कसी कमर। तेलुगु प्रदेशों में जंग, 42 सीटों पर भिड़ंत। दो चुनाव साथ, आंध्र में किसकी बनेगी सरकार? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वोट बैंक कौन साध रहा? मुस्लिम आरक्षण का बड़ा मुद्दा, बदल गई चुनावी हवा। मैदान में उतरे मोदी, राहुल ने बढ़ाए चुनावी दौरे। जगन, चंद्रबाबू, केसीआर, क्षेत्रीय दिग्गजों में वॉर। चंद महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने केसीआर की बीआरएस से तेलंगाना छीन लिया, लेकिन तेलंगाना के बड़े भाई आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव का मतदान भी होगा और लोकसभा चुनाव में एनडीए जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाना चाहता है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए दोनों तेलुगु प्रदेशों की कुल 42 सीटें बेहद मायने रखती हैं। वहीं तेलंगाना असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद दोनों प्रदेशों में इंडिया गठबंधन के हौसले भी बुलंद हैं। कुल मिलाकर तेलुगु प्रदेशों में पेचीदा समीकरणों के बीच चरम शिखर की सियासत हो रही है और जैसे जैसे 13 मई का मतदान का तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नए मुद्दे चुनावी हवा के रुख को मोड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 42 लोकसभा सीटों पर 13 मई को चौथे चरण में मतदान होगा। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की भी वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। एनडीए का मुकाबला जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच है। हालांकि सूबे की सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला जगन मोहन रेड्डी और एनडीए के बीच है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस अपना सियासी वजूद बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि एक दौर में आंध्र प्रदेश उसका सबसे मजबूत दुर्ग हुआ करता था। इस बार आंध्र प्रदेश का चुनाव काफी रोचक माना जा रहा है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की बहन कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं। वहीं दूसरे तेलुगु प्रदेश तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों पर भी चौथे चरण में 13 मई को मतदान है।
तेलंगाना की चुनावी लड़ाई मुख्य रूप से बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। इस तरह से राज्य में तीसरी ताकत के रूप में केसीआर हैं, जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की नाकाम कोशिश के बाद अकेले चुनाव मैदान में हैं, जिसके चलते ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होती दिख रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस दौर में देश का सबसे बड़ा सियासी दल है। बीजेपी आलाकमान ने तेलुगु प्रदेशों में कमल खिलाने के लिए प्रचंड प्रचार अभियान छेड़ रखा है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस बार इतिहास के परिणामों में नया अध्याय जोड़ सकती है, लेकिन 13 मई को होने वाले मतदान का समीकरण समझने के लिए इन दोनों प्रदेशों में बीजेपी का सियासी असर समझना जरूरी है। साल 1984 के बाद से अब तक हुए कुल 10 लोकसभा चुनाव में कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं रहा जिसमें बीजेपी को तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश में 7 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिली हों। बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 2019 समेत 5 लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट नहीं मिली। बता दें कि साल 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया था और विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के हिस्से में लोकसभा की 25 और तेलंगाना के हिस्से 17 सीटें आई थी। आंकड़ों से पता चलता है कि 1999 को छोड़कर आंध्र प्रदेश में बीजेपी कभी भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी होगा कि ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए इस बार बीजेपी और टीडीपी ने गठबंधन किया है और इसमें अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश 2014 विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा था। टीडीपी ने राज्य की 175 में से 102 सीटें जीती थीं और उसका वोट शेयर 44.9% था, जबकि बीजेपी ने 4 सीटें जीती थीं और 2% वोट हासिल किए थे। लेकिन 2019 में जब टीडीपी और बीजेपी ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा तो टीडीपी को जबरदस्त नुकसान हुआ और राज्य की 175 विधानसभा सीटों में से टीडीपी को केवल 23 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी, जबकि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। इस चुनाव में टीडीपी का वोट शेयर 39.1% रहा और बीजेपी को 1% से भी कम वोट मिले। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी को आंध्र प्रदेश में करारी हार मिली। तब वो राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि बीजेपी का खाता नहीं खुल सका था। तब टीडीपी को 39.59% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी 1% वोट भी हासिल नहीं कर सकी थी। पिछली हार और खराब प्रदर्शन से सबक लेते हुए दोनों दल इस बार एक साथ चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन कराने में पवन कल्याण ने भी काफी मेहनत की है। आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी 6 लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि टीडीपी 17 लोकसभा सीटों और 144 विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर ताल ठोक रही है। वहीं तेलंगाना में साल 2014 में बीजेपी ने 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे 1 सीट पर जीत हासिल हुई, जबकि 2019 में सभी 17 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी 4 सीटें ही जीत सकी थी। हालांकि उसने अपने वोट शेयर में सुधार किया और 2014 में मिले 10.4% वोट के मुकाबले 2019 में 19.5% वोट हासिल किए। तेलंगाना के 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 118 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। तब उसे 1% से कम वोट मिले थे। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारने की भरसक कोशिश की थी। इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खराब प्रदर्शन रहा है। आंध्र प्रदेश में जहां वो गठबंधन के सहारे है, वहीं 2019 में तेलंगाना में मिली 4 सीटों को बरकरार रखने के साथ ही अपना प्रदर्शन सुधारने की भी चुनौती उसके सामने है। चूंकि यहां उसके साथ
कोई सहयोगी दल भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस और बीआरएस जैसे मजबूत दलों से मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और बीआरएस यहां 10 साल तक सरकार चला चुकी है। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। 13 मई को होने वाले मतदान के नजदीक मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे ने नई बहस छिड़ दी है। टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम वोट पाने के लिए बीजेपी के रुख से अलग बयान दिया है। हालांकि प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग समीकरण हैं, लिहाजा जानकार चंद्रबाबू के बयान को उनकी सियासी मजबूरी से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में आती है तो वो धर्म आधारित आरक्षण को खत्म कर देगी। जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। तो कांग्रेस पूरे देश में आग बबूला हो गई। ये मोदी समझता क्या है? अरे मोदी संविधान को समझता है, मोदी संविधान को समर्पित है, मोदी बाबा साहब आंबेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहीं उनके इस बयान के बाद आंध्र प्रदेश में उनकी सहयोगी पार्टी टीडीपी मुश्किल में है। इसकी वजह यह है कि तेलंगाना की तरह ही आंध्र प्रदेश में भी 4% मुस्लिम आरक्षण है। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अन्नामया में एक रैली के दौरान कहा कि प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण बरकरार रहेगा। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी बीजेपी नेताओं के वीडियो के जरिए मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमला बोल रही है। दरअसल पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने धर्मावरम में एक बातचीत के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये खास बात ये है कि तेलंगाना के जहीराबाद में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो धर्म के आधार पर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी का कोटा मुसलमानों को नहीं देने देंगे। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। एनडीए के इन घटक दलों के संयुक्त घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन मतदान के नजदीक चंद्रबाबू नायडू ने साझे घोषणा पत्र से अलग बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और कांग्रेस विरोधी भावना है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयार है। चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि एनडीए आम चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 24 और विधानसभा चुनाव में 160 सीटें हासिल करेगा। दक्षिणी राज्य में 13 मई को मतदान होना है और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले हफ्ते चंद्रबाबू नायडू ने यह भी ऐलान किया था कि जैसे ही गठबंधन आंध्र प्रदेश में सत्ता में आएगा, मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थ यात्रियों को
1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बंटवारे के बाद हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से चला गया और आंध्र प्रदेश को आज तक एक स्थायी राजधानी नसीब नहीं हो सकी है। पीएम मोदी ने प्रदेश के चुनावी मैदान में वाईएसआर कांग्रेस पर तगड़े सियासी हमले किए हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को चुनावी रैलियों में प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण विरोधी करार दिया। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हिंदुओं की 26 जातियों का हक मारने का आरोप लगा रही है। मोदी ने खुले मंच से आरोप लगाया है कि ये जातियां लंबे अरसे से ओबीसी स्टेटस की मांग कर रही हैं, जबकि कांग्रेस ने रातों रात मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिया, लेकिन हिंदुओं की मांग को दरकिनार कर दिया। तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं और लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया कि चुनाव दो विचारधाराओं के बीच लड़ा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी आरएसएस लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने हजारों लोगों के बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो वो आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ देंगे। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में चरण दर चरण जुबानी जंग तल्ख से और भी तल्ख होती जा रही है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं। विपक्ष संविधान को खतरे में और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने में जुटा है, तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन ने भी आरक्षण की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए विपक्षी कांग्रेस पर काउंटर अटैक करते हुए उसे ओबीसी और SC/ST का विरोधी बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो संसद की कार्यवाही रोकते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। अब ये अपने वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने निकले हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक नतीजों से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है। चाहे भारत की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, हमारे देश में सामर्थ्य की कभी कमी नहीं रही। लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इतने वर्षों तक एक ही काम किया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने देश के हर सामर्थ्य को तबाह किया कि नहीं किया? कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया कि नहीं किया? एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर, ये सदियों से भारत की ताकत थी, कांग्रेस ने उन्हें भी तबाह कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है।
चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि तेलुगु देशम के युवा तकनीक कौशल का पूरे देश के सामने उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि इतने काबिल नौजवानों के बावजूद आंध्र प्रदेश विकास की दौड़ में पीछे अटका पड़ा है। इसकी वजह यहाँ की प्रदेश सरकार है, जिसे जनता इस बार चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा देगी। तेलंगाना के आप सभी लोगों ने 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके एक वोट से भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया। आपके एक वोट से भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। ये सब किसने किया? ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपकी वोट की ताकत है। इसके कारण देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। एक जैसी संस्कृति और भाषा होने की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुद्दे समान हैं, लेकिन बंटवारे के बाद राजधानी समेत कई स्थानीय मुद्दे चुनाव पर बड़ा असर छोड़ रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक एक मुद्दे को अपने मुनाफे के मुताबिक जनता के सामने पेश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 13 मई को जनता किसके दावे पर भरोसा कर मतदान करती है। चुनाव के शुरुआती चरणों में हुआ कम मतदान इलेक्शन के फाइनल नतीजे को भी प्रभावित कर सकता है। लिहाजा अगले फेज के चुनाव के लिए सियासी दल ज्यादा ताकत लगा रहे हैं और बचे हुए मतदान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बेहद अहम है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने तेलुगु प्रदेशों की लोकसभा सीटें जीतने के लिए पूरा दम लगा दिया है और इन दोनों राज्यों की सियासत में क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी अहमियत है। केसीआर की बीआरएस भले ही विधानसभा चुनाव हार चुकी हो, लेकिन तेलंगाना के अस्तित्व में आने के 10 साल तक उसका शासन रहा। वहीं कांग्रेस से अलग होकर जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस खड़ी की, साथ में आंध्र प्रदेश की सत्ता पर कब्जा भी किया। लिहाजा बेहद पेचीदा समीकरणों से घिरा इन दोनों प्रदेशों का सियासी मैदान जो राजनीतिक दल साथ ले जाएगा, 2024 चुनाव में उसी तरफ जीत का परचम लहरा जाएगा।